जब जब ये दरवाजा रात को खटखटाने की आवाज होती है ना, तब तब मेरे घर में किसी न किसी की मौत होती है। और अब सिर्फ मैं और मेरी मां ही बचे हैं। एक मौत का मातम खत्म हो से पहले ही दूसरी मौत की आहट दरवाजे पर दस्तक देने लगती है। पिताजी भी ठीक 10 दिन पहले ही, पता नहीं, एक फोन आने के बाद से बहुत परेशान लग रहे थे। मैंने पूछा तो बस इतना बताया उन्होंने कि चाची का फोन था, और उन्होंने बताया कि चाचा नहीं रहे अब। मैंने पूछा कब निकलना है, तो मुझसे पढ़ाई की चिंता करने का बोलकर अपने कमरे में चले गए और दरवाजे को बंद कर लिया। कुछ देर मां के रोने की आवाजें आई तो मैं समझ गया कि उन्हें पिताजी ने बता दिया है। सवेरे मुझे मां ने बताया कि पिताजी चले गए हैं चाचा के घर, लेकिन अजीब बात यह थी कि चाची ने ही हमें से किसी को भी वहां जाने और कुछ भी बताने को मना किया था। मेरा नाम शिखर है और मां और पिताजी मुझे घर पे राजू कह के बुलाते हैं। पिताजी जिस दिन गए चाचा के घर, उसकी अगली ही सुबह वापस लौट आए घर। उन्होंने बताया कि दाह संस्कार के बाद चाचा के बेटे गुड्डू ने ही उनसे कहा वो ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, तो उनका वापस घर ही लौट जाना बेहतर है। पता नहीं क्यों पिताजी मुझे और मां को बड़ी अजीब सी नजरों से देख रहे थे, ऐसे जैसे कुछ कहना चाहते थे हमसे, लेकिन बोल नहीं पा रहे थे। उनके दिल में हमारी फिक्र, हमारे लिए प्यार, सब कुछ साफ साफ उनकी आंखों में दिख रहा था। वापस आने के बाद से पिताजी चुप चुप थे। मैंने एक दो बार कुछ बात करने की कोशिश की तो कुछ बोले नहीं, बस मुझे देखकर मुस्कुराकर सर हिलाकर हां या ना में जवाब दे देते। अमूमन जिन बातों पर मुझे डांट पड़नी थी उन पर भी कुछ बोल नहीं रहे थे। और उसके बाद उस रात बहुत तेज बरसात हो रही थी जब दरवाजे पर किसी ने खटखटाया। बहुत अंधेरा था, बहुत रात थी और ऊपर से लाइट नहीं आ रही थी, तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। मैं मोमबत्ती लेने को उठा तो अचानक एक जोरदार आवाज से बची खुची नींद भी टूटी। तो मैंने उस चमकती और गरजती बिजली में देखा पिताजी दरवाजे पर खड़े हैं और बाहर लॉन की ओर झांक रहे थे। मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जैसे ही कदमों की आवाज सुनी मैं समझ गया जो पिताजी बरसात जरा सी होने पर पसंद नहीं किया करते थे, वो कीचड़ और गंदगी में चले जा रहे थे। मतलब कुछ तो गड़बड़ है। मैं पीछे पीछे गार्डन तक पापा के साथ गया और फिर मैंने देखा पिताजी गराज में आराम से चुपचाप टूल बॉक्स में कुछ ढूंढ रहे थे। मैंने पूछा उनसे, क्या हुआ पिताजी, आप इतनी रात गए यहां कैसे? सब ठीक तो है ना? पिताजी ने तो जैसे सुना ही नहीं कि मैंने क्या कहा। वो चुपचाप वहीं बरसात में निकल के गेट की ओर चलते गए। लेकिन कुछ ही देर में पिताजी की वो आखिरी आवाज, आखिरी चीख मुझे सुनाई दी। मैंने पिताजी की आवाज सुनी और उनकी ओर भागा, लेकिन जब तक मैं वहां पहुंचता तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि मेरे पिताजी हमारे मकान की गेट के निचले हिस्से में जो ग्रिल लगी थी, जो जानवरों को अंदर आने देने से रोकने के लिए थी, उसी की एक रॉड के आर पार हो जाने की वजह से उनकी मौत हो चुकी थी। हमारे घर पर पहाड़ टूट पड़ा था दुखों का। पिताजी, चाचा जी दोनों ही नहीं रहे दुनिया में अब। मैं, मां और दादी ही थे अब घर में बचे हुए। मां सो चुकी थी और दादी की उम्र इतनी थी कि वो ज्यादा चल फिर तो सकती नहीं थी।
और उनकी दिमागी हालत ऐसी थी कि उन्हें यह भी समझ नहीं आया कि पिताजी नहीं रहे अब दुनिया में। पिताजी के क्रियाकर्म के बाद मैं घर पे बस लेटे हुए आसमान की ओर ताक रहा था जब शायद कोई रिश्तेदार ही होगा। इतनी रात को और कौन होगा। मैं गया और जाकर दरवाजा खोला तो मेरे सामने दरवाजे के बाहर से गेट की ओर मेरी दादी भाग रही थी। वो दादी जो किसी के सहारे के बगैर ठीक से करवट नहीं बदल सकती थी, वो मेरे सामने थी। न सिर्फ ऊपर से नीचे आई बल्कि इस वक्त मेरी दादी भागती दौड़ती हुई अपने हाथ हवा में उठाए हुए गेट की ओर जा रही थी। मैं दादी के पीछे भागा उन्हें पुकारता हुआ, लेकिन वो सुनती तो ना। वो तो किसी और ही दुनिया में थी। उन पर इस वक्त पता नहीं क्या जुनून सवार था कि वो बस दौड़ती जा रही थी। जो चल नहीं सकती थी वो इस वक्त कैसे भाग रही थी, ये देखने लायक था। इस वक्त मैं दादी के पीछे भागा, उन्हें पुकारता हुआ उनके पीछे पीछे गया, लेकिन वो तो किसी और ही दुनिया में थी। एक अजीब सी हंसती हुई चीख गूंज रही थी उनकी, और गेट को पार करके उनकी हंसती हुई चीख एक झटके से एक छोटी सी आखिरी चीख के साथ हमेशा के लिए वो आवाज बंद हो गई। पूरे घर में मौत का तांडव हो रहा था। मां तो सुनते ही बेहोश ही हो गई। 2 दिन के लिए वो हॉस्पिटल में ही थी। दादी का डेथ सर्टिफिकेट और बाकी फॉर्मेलिटीज के बाद उनका क्रियाकर्म करवा के मैं मां को देखने पहुंचा तो देखा चाची मां के साथ बैठी रोई जा रही थी, और मां उनसे पूछ रही थी कि ऐसा क्या था जो वो छुपा रही थी। और चाची बस इतना कह रही थी कि अगर उन्होंने बता दिया तो उनके बाद जिनको भी बताएगी अब उसी की बारी होगी। मैं सोच सोच कर परेशान हुआ जा रहा था कि आखिर हो क्या रहा था ये सब। और मेरी मां, उन्होंने तुरंत ही मुझे बाहर जाने का इशारा किया और चाची को संभालने की कोशिश करती रही। मैं बता नहीं सकता मेरा क्या हाल हो रखा था। जानना ही था मुझे हर हालत में कि ऐसा आखिर था क्या जो चाची ऐसे घबराई हुई थी। वो क्या था जिसकी वजह से मेरे पिताजी और मेरे दादी अचानक इस तरह मेरी आंखों के सामने मारे गए। मैं इतना तो समझ ही गया था कि कुछ तो गड़बड़ है ही। मैंने सोचा कान लगा के सुन लूं कि माजरा क्या है। मैंने इधर से दरवाजे पर कान लगाया तो पता नहीं क्यों लेकिन कोई आवाज नहीं आ रही थी। मैंने कोने से झांक कर देखा तो एकदम से दोनों के रोने की आवाजें आने लगी मुझे। मैंने फिर से दरवाजे पर कान लगाया तो दोबारा कोई आवाज नहीं आई। मैंने दोबारा झांका तो फिर से दोनों रोए जा रही थी। मैंने दरवाजा इस बार जरा सा खुला रखा और फिर कान लगाया। हल्की हल्की बातें करने की आवाजें तो आई, लेकिन कोई बात ढंग से सुनाई दे उससे पहले जो मैंने सुना उसने मेरी नसों में बहते खून को बर्फ जैसा ठंडा सा बना दिया, क्योंकि मैंने दरवाजे के बाहर से उस पर कान लगाया हुआ था। मां और चाची के अंदर से दरवाजे पर खटखटाने की वही आवाज हुई। मैं तुरंत अंदर घुसा, लेकिन कहता भी तो क्या। मां बिल्कुल चुपचाप डरी और घबराई हुई बैठी थी, और चाची आंसू पहुंचती हुई वहां से वापस जाने को हॉस्पिटल के बाहर निकली। तो मैंने कहा मैं आपको स्टेशन छोड़ देता हूं, और मैं उन्हें बाइक पर बिठा कर ले जाने लगा। मुश्किल से मुझे चाची को स्टेशन तक पहुंचाने में 15 मिनट लगने चाहिए थे, लेकिन
रास्ते में ट्रैफिक सिग्नल पर काफी लंबा स्टॉपेज दिखा तो मैं रुका। ट्रैफिक में रुकी गाड़ियां, धुआं, गाड़ियों के इंजन, हॉर्न्स, इन सब का शोर और सर पर पड़ती कड़ी धूप। पूरी तरह सर से जैसे पसीना आते ही उड़े जा रहा था गर्मी में। वैसे ही बहुत परेशान था कि तभी उसी वक्त पीछे बैठी मेरी चाची अचानक से अजीब सी आवाजें करने लगी और बाइक से उतरकर ट्रैफिक में पागलों की तरह बेहद डरावनी तरह दौड़ने लगी। मैं बाइक किनारे लगाकर चाची को संभालूं उतनी देर में चाची भागती चीखती हुई ट्रैफिक में आगे आगे और मैं उनके पीछे पीछे उन्हें संभालने को दौड़ रहा था। कुछ आगे पहुंची वो तो ट्रैफिक खुल गया। मैं चाची को पुकारता हुआ उनके पीछे पीछे दौड़ रहा था और चाची आगे आगे भागती हुई सिग्नल से दूसरी तरफ को दौड़ पड़ी। इस तरफ से तो गाड़ियों को वो पार कर गई, लेकिन तभी एक तरफ का ट्रैफिक बंद होकर जिधर चाची दौड़ रही थी उधर का ट्रैफिक खुल गया था और एक बस मोड़ पर मुड़ते वक्त चाची को देख नहीं पाई और मेरी चाची वो भी मारी गई। मैं किसी तरह वहां से चाची की लाश लेकर लौटा उसी हॉस्पिटल में। न जाने क्या हो गया था, ये कहां चला गया हमारा सब कुछ एक झटके में पता ही नहीं चला। किसी इंसान की नहीं, लगता था कि मौत की नजर लग गई है जैसे पूरे खानदान को। मैं मां के रूम में पहुंचा तो देखा मां बाथरूम में थी। मां को कैसे बताऊंगा, कैसे समझाऊंगा, कुछ समझ नहीं आ रहा था। मेरी तो जैसे जबान को ही लकवा मार गया था। सोचा पहले गुड्डू को चाची की खबर दे दूं, क्योंकि बेटे के बयान और उसके साइन के बिना लाश तो मिलेगी नहीं। मैंने गुड्डू को फोन मिलाया तो रिंग जाती रही। मैं बस फोन काटकर दोबारा मिलाने ही वाला था जब फोन उठा और उधर से गुड्डू नहीं, एक दूसरी ही आवाज आई। वो खटखटाने की आवाज फोन पर से कैसे आ रही थी? फोन पर आती खटखटाने की आवाज के साथ इस बार कुछ नया हुआ। एक लड़की की आवाज ने उस खटखटाने की आवाज के बाद में कहा। मैंने जैसे ही ये सुना तुरंत बाथरूम के दरवाजे की ओर देखा तो पाया दरवाजे के नीचे से एक खून की पतली सी धार बाहर आ रही थी। आंखों में आंसू लिए मैं चीखा, मां! और दौड़ा दरवाजे की ओर। धक्के मारकर जब दरवाजा खोला तो मेरी बची खुची दुनिया भी उजड़ चुकी थी। मां अपनी आखिरी सांसें ले रही थी। खून में लथपथ मां बाथरूम के फर्श पर पड़ी थी और उसकी हालत देखकर मुझे डर लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी जंगली कुत्तों के झुंड ने मां पर हमला कर दिया हो। चिथड़े हो चुके थे मेरी मां के। मैं मां को उठाने गया तो मां ने मरने से पहले बस इतना कहा, शिखा खटखटाए तो दरवाजा मत खोलना। ये सुन के तो मेरे होश ही उड़ गए। ऐसा कैसे हो सकता था? ये नहीं हो सकता था। शिखा को मरे हुए तो 12 साल हो चुके थे। शिखा मेरी छोटी बहन इस दुनिया में आ तो गई थी, लेकिन जब अपने ही दुश्मन हो तो दोस्तों की कमी बाहर भी खलती है। पिताजी और दादी को सिर्फ बेटा ही चाहिए था। न मुझे उसे बहन की तरह से दुलार करने देते, ना ही मेरी मां को उसे बेटी की तरह देखने देते। उसे मारने की कई बार कोशिश की थी पिताजी और दादी ने। आखिरकार उस बच्ची के दिल में इंसान होने की और इंसानों के लिए पूरी तरह से नफरत भर गई थी। इतनी नफरत कि एक दिन उसने वो कर दिया जो शायद वो ही कर सकता है, जिसका दर्द इतना हो
कि मौत भी उसको हंसी जैसी लगे। उसने अपना नामो निशान ऐसा मिटाना चाहा कि वो कभी इंसान थी, जिंदा थी, ये भी किसी को पता न चल पाए। पिताजी से छुप छुप के उसको पढ़ाया था मैंने, अपनी टूटी फूटी सी मोतियों जैसी लिखाई में लिख कर गई थी। मुझे याद किया या मेरे बारे में किसी को बताया तो सब कुछ खत्म कर दूंगी। और खेत में चारा पीसने की मशीन को चलाकर उसमें मेरी गुड़िया, मेरी शिखा मर गई। जिसने उसका नाम लिया, एक दूसरे को बताया, वो सारे के सारे लोग मारे गए। मैं जानता हूं गुड्डू ने भी इसीलिए फोन नहीं उठाया क्योंकि वो मर चुका है और अब मेरी बारी है। संभल के रहिएगा, क्योंकि अब आप भी शिखा के बारे में जान गए हैं। कोई दरवाजा खटखटाने बेहद जल्द आता ही होगा।